नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। आज सुनिए एक ऐसी लव स्टोरी जहां इश्क भी लिमिटेड एडिशन में मिलता है, बिल्कुल कुल्हड़ भर। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए जहां एक इंट्रोवर्ट दिल और एक एक्सट्रोवर्ट धड़कन मिलकर बनाते हैं कुल्हड़ भर इश्क, जिसको लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। जुगाड़ ए रगड़ा रगड़ी महा एपिसोड। बीएड का पहला साल भिड़ते भिड़ाते, बोले बतियाते, चढ़ाते गरियाते, हंसते हंसाते बीत गया। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद हॉस्टल खाली करने का फरमान आया। खलबली मची थी, कौन सामान किसके यहाँ रखना है, कैसे नो ड्यूज कराना है। मेस वाले ने साला बिल सही नहीं बनाया, चोर है एकदम। क्लर्क भी कम कामचोर नहीं है सब। 4 बजा नहीं कि घड़ी देखने लगते हैं और 5 बजते ही ताला बंद करके फरार हो जाते हैं। आती आती छड़क समस्याएं आ गई थी। समनवा कहाँ रखा रहे हो बे सुबुधवा? अष्टावक्र ने कहा। हम तो रूम लेंगे भाई, हमारे लिए तो छुट्टी का कोई मतलब नहीं। अब कब तक थोड़े थोड़े दिन के लिए घर जाकर संतुष्ट होया जाए? गर्मी भर यहीं रहेंगे और जमकर पढ़ेंगे। 4 साल हो गया बनारस आए हुए, साया न जाने कब फाइनली घर जा पाएंगे। काहे इतना रो रहे हो बे? जाओ घर, आराम करो। 1.5 महीना का छुट्टी है, सुबह शाम घूमना और दोपहरिया में जम के पढ़ लेना। बनारस का गर्मी में पारा कितना हाई रहता है मालूम है ना? इस साल लगन भी बहुत टाइट है। जाओ मजा लो। हाँ, आपका क्या है प्रिंसिपल साहिब? बाबूजी का खुद का स्कूल है ही, नौकरी तो खोजनी नहीं है। ब्याह भी अब 1.5 साल में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ज्योति प्रकाश ने अष्टावक्र से कहा। अच्छा, इसका खुद का स्कूल है? कभी बताए नहीं बे। खैर, शादियों का क्या है, होती ही रहती हैं। और अगर हर लगन अटेंड करते रहा जाए तो पता चला कि अपनी जिंदगी बिना ब्याहे के दूसरे की शादी की पूरी खाते खाते कट जाएगी। सुबेद ने ज्योति प्रकाश को सपोर्ट करते हुए कहा। मैंने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरा स्कूल है या फिर मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? अष्टावक्र ने ज्योति प्रकाश के जनरल नॉलेज से चौंकते हुए। अरे कैसी बात करते हो अष्टावक्र? ज्योति प्रकाश साले साहब हैं आपके, खबर मिल गई होगी विश्वसनीय सूत्रों से। सुबोध जी मजा लेने के मूड में इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि उन्होंने ज्योति प्रकाश को अपने इस बयान से कितना आराम दिया है। अच्छा ठीक है, हमें क्या है, भर गर्मी पिछवाड़ा सिकवाओगे यहाँ बनारस में, तब कहाँ रूम लेना है? तब तो तुमको भी रुकना होगा ही ज्योति। बैंकिंग की कीड़ा का जो अंदर गाना गाता रहता है, दोनों साथ ही में रूम क्यों नहीं ले लेते? सस्ता भी पड़ेगा। लंका पर रविंद्रपुरी कॉलोनी में एक 4,000 रुपए का 1 कमरे, किचन और अटैच लैट्रिन बाथरूम का फ्लैट है। कहो तो पता करूं। अष्टावक्र ने कहा। कहानी बुन गई थी, कुछ किरदार तैयार थे और कुछ बेकार। ज्योति प्रकाश तो सुबोध जी की अचानक उभरी पढ़ाई की तीव्र इच्छा के लॉजिक को समझ नहीं पाए, पर कहानी अष्टावक्र के टेढ़े दिमाग की पहुंच से दूर नहीं थी। किराए पर कमरा ले लिया गया और बनारसी टेम्पो में सारा सामान ठूस कर 2 बार में पटक दिया गया। अष्टावक्र अपने कुछ जरूरी सामान घर ले गए और कुछ सामान जिनकी अगले सत्र में भी जरूरत पड़ने वाली थी, किराए पर लिए गए कमरे में ही रख दिए। गले मिलकर ज्योति और सुबोध जी को बाय बोलने के बाद अष्टावक्र ने जाते जाते अपना काम कर दिया। मकान मालिक एक गुप्ता जी थे, पर उनकी मालिक नए जमाने की 33-34 की हर वक्त सूट सलवार पहनने वाली बीवी जी थी। अष्टावक्र ने उनको अच्छे से देखने के बहाने पहले तो नमस्ते किया और फिर उन पर एकटक नजरें टिकाए ही हल्का मुस्कुराते हुए गार्जियन टाइप कहा कि इन बच्चों को आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। वो सुबोध बहुत चालू चीज है, कोई अपनी हमउम्र लड़की न लेते आए साथ में खेलने के लिए। इधर कहानी के खांचे के मुताबिक रोली 1 महीने के लिए अपनी बचपन की दोस्त के पास भुवनेश्वर जा रही थी, जिसके पापा पहले बनारस में ही नौकरी करते थे, पर 5 साल पहले उनका ट्रांसफर हो गया था। रोली के भैया दोनों तरफ का रेल का टिकट करा चुके थे। रोली रास्ते भर का खाना का और महीने भर चबाने का सामान लेकर अपने छोटे भैया द्वारा वाराणसी कैंट स्टेशन पर ट्रेन में बैठा दी गई। रोली ने ट्रेन के मुगलसराय स्टेशन पहुंचने से पहले ही टीसी को खोजकर उसकी लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और फिर मुगलसराय ही उतर गई। सुबोध जी रोली को रिसीव करने पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। सुबोध जी को नए कमरे में रहने के पहले दिन ही लुसेंट सामान्य ज्ञान की खिचड़ी को सुबह से शाम तक पूरी लगन से चाटते। खाते पीते देख ज्योति प्रकाश बहुत खुश थे और बहुत मोटिवेट भी हो रहे थे।
अचानक शाम को सुबोध जी ने बिना मांगे गरियाई डोमिनोज में पार्टी देने का ऐलान किया। ज्योति प्रकाश अचानक मिलने वाली इस पार्टी के रीजन को खोजते खोजते दुबले होते जा रहे थे। ज्योति प्रकाश टेंशन में थे और कि ये पार्टी किसी खुशी में दी जा रही है या फिर कोई काम निकलवाने के लिए। आओ ज्योति, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है रोली, कोई मौका ही नहीं मिला। ज्योति प्रकाश सुबोध जी को घूर घूर कर पूरा प्लान समझाने की कोशिश किया। जानते हो ज्योति, रोली घर वालों के लिए 1 महीने भुवनेश्वर में रहेगी और अभी इस टाइम तो ट्रेन में है। रोली की तरफ देखकर हंसते हुए सुबोध जी, हाँ ज्योति, अब 1 महीने मैं दिखूंगी नहीं बनारस में, पर अभी तो दिख रही हूं ना, कहीं छुपने का इंतजाम करना होगा। इंतजाम? वो भी 1 महीने का? कहाँ रखवाया जाए? देखो न ज्योति, तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे इतना परेशान क्यों हो तुम दोनों? मैं तो कहीं भी रह लूंगी, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर, बीएचयू हॉस्पिटल के मरीजों वाले ग्राउंड पर, मंदिर में, कहीं भी, रोली ने कहा। अरे क्या कह रही हो ज्योति प्रकाश? और नहीं तो क्या, कल ही नया नया कमरा लिया तुम लोग और मुंह ऐसे बना रहे हो जैसे तुम लोगों का खुद का कोई रहने का इंतजाम नहीं है, जैसे छुट्टा पशुओं के लिए बने बाड़े में रहते हो। रोली झूठा किस्सा दिखाकर, हम लोगों के कमरे में। ज्योति प्रकाश एकदम से फटक कर गुब्बारा होने को तैयार आंखों से सुबोध जी को देखते रह गए। छोड़ो, पिज्जा आ गया, खाया जाए। हाँ यार, चलो खाते हैं। ऐसे ही खाते पीते 1 महीना कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने खाने के सामानों वाला एक पूरा बुरा जैसा झोला लिया है। रोली अपने हिस्से का दांव चलते हुए। मकान मालिक का क्या? ज्योति प्रकाश ने कहा। अरे उसकी कोई टेंशन न लो, जैसे 2 लड़के रहते हैं वैसे तीसरा लड़का भी रह लेगा, रोली ने कहा। हाँ, पर अगर तुम भी वहीं रहोगी तो ज्योति कमरे में रह पाएगा? वैसे मैंने एक बीए में साथ पढ़े लड़के से बात की है, उसका कमरा भी वहीं पास वाली कॉलोनी में है। अगर ज्योति चाहे तो वहीं से आता जाता रहेगा, वहां 1 महीने के लिए एक बेड खाली है। बस मुझे अब सब समझ में आ गया, तुम्हारी पढ़ाई भी और तुम्हारा घर न जाना भी, ज्योति प्रकाश ने कहा। गुस्सा तो नहीं रहे हो ना यार, समझ रहे ना। मैं तो वैसे भी किसी दोस्त के यहाँ रह जाती, पर भाई लोगों को पता चल जाएगा। मुझे सुबोध के साथ रहकर एक दूसरे को समय देना है, तुम समझ रहे हो ना, रोली ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा सब सामान सुबोध ही पहुंचाएगा। हाँ हाँ एकदम मेरी जान, आज ही पहुंचा दूंगा, सुबोध ने कहा। इधर आंटी जी की आंखों वाला सीसीटीवी ऑन था। आंटी ने गेट खोला तो पहले पहले सुबोध जी घुसे, फिर एक दुबला पतला लड़का, काफी हल्की हल्की मूछों वाला, गेरुआ बड़ा सा गमछा लगाए, फुल बाह का कुर्ता पहने, पैर में गोल्ड स्टार के जूते फंसाए, अजय देवगन के जमाने सा चौड़ी मोहरी वाला पैंट पहनकर घुसा। फिर अंत में बिना मूछों वाले सॉफ्ट स्किन, राउंड कॉलर, येलो टी शर्ट पहने, हाथ पैर पर बिना एक भी बाल के नामो निशान वाले छरहरे बदन के गोरे गोरे ज्योति प्रकाश घुसे। आंटी ने अपने दिमाग को खूब जोर दिया और रिजल्ट निकाला कि पीले टी शर्ट वाली लड़की हो सकती है, लड़का बनकर घुसना चाहती है। संयोग से ज्योति प्रकाश के दोनों हाथों में रोली का वही बुरा वाला झोला था, जिसे भारी होने के कारण वे उठाकर एकदम सामने छाती से चिपका कर ले जा रहे थे। इसने आंटी का कंफ्यूजन 4 गुना कर दिया। ए मिस्टर रुको, आंटी ने ज्योति प्रकाश को रोकते हुए। पानी वाला आया था, तुम लोग थे नहीं उस समय, तो मैंने पानी रखवा लिया, लेते जाओ। कहाँ है पानी, कहाँ है? आंटी जी का लिंग परीक्षण का प्लान सुबोध जी ने फेल कर दिया। कमरा दूसरी मंजिल पर था और ऊपर जाने की सीढ़ियां एकदम आंटी के रूम के बगल से जाती थी। जब भी कोई ऊपर से नीचे आता तो या नीचे से ऊपर जाता तो वे बिलार नजर से हर वक्त देखती रहती। उन्होंने ज्योति प्रकाश को उनके सॉफ्ट स्किन, बिना दाढ़ी मूछों वाले चेहरे व हाथ पैरों पर एक भी बाल न होने व उनके बड़े बड़े बाल रखने के शौक की वजह से लड़की मान लिया था। अष्टावक्र की लगाई आग उनके मन को इतनी आंच दे गई थी कि बार बार वे अपनी तहकीकात की अंतिम पुष्टि ज्योति प्रकाश की आवाज सुनकर करना चाहती थी। ज्योति प्रकाश उसी दिन सुबोध जी के दोस्त के रूम पर चले गए। बात करने का भी कोई अवसर नहीं आया। कभी कभी जब वो शाम को रोली व सुबोध जी से मिलने आते तो आंटी जी उनके ऊपर कमरे में चले जाने के बाद 4-5 सीढ़ी चढ़कर कान लगाए उनकी आवाज सुनने की कोशिश करते। उस टाइम तो रोली मैडम का जबरदस्त लेक्चर चल रहा होता था, सो उन्हें बहुत कुछ कंफर्म होता रहा। ज्योति जी जिस दिन
आते रात का खाना खाकर आते। ज्योति प्रकाश उस दिन दिल्ली शोर लड़की हुए, जिस दिन बात करते करते बहुत रात हो जाने के कारण उन्हें सुबोध व रोली के साथ ही वहीं रात भर रुकना पड़ा। फिर अगली सुबह ही वे अपने बड़े बड़े बालों में हेयर बैंड लगाकर पैरों में परसों की लगी हल्की चोट के कारण थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने ठिकाने जाने के लिए नीचे पहुंचे तो आंटी ने पीछे से देख लिया। उनका मन ज्योति प्रकाश को रात भर कमरे पर रुकने के बाद लड़खड़ाते हुए वापस जाता देख चित्कार कर उठा। उन्होंने खुद से कहा, छोड़ो ससुरों की सीआईडी, जब लड़की को खुद अपने भले बुरे का कदर नहीं है तो क्या करे। अब ज्योति प्रकाश भी सुबह सुबह सिर को चूरन वाली गमछी से ढक कर चलेंगे, जिससे कि किनारों पर हेयर बैंड व पीछे से बड़े बड़े बाल दिख रहे हों तो भला कोई क्या समझे। इधर सुबोध जी ही केवल नीचे आते जाते थे, रोली हर दम कमरे में रहती। भोजन व्यवस्था ऐसी थी कि सुबोध जी नाश्ता बाहर से लाते और लंच डिनर के लिए टिफिन आता। शाम के टाइम में बस चाय बनती, जिसके साथ रोली के द्वारा लाया गया बोरे जैसे झोले का मटेरियल परोसा जाता। आज से टिफिन नाश्ता लाना बंद करो, मैं खुद ही बनाऊंगी। अच्छा जी, इतनी मेहनत अकेले थोड़ी न करेंगे, तुमकी भी मदद करनी पड़ेगी। पिकनिक का मजा खुद बनाकर खाने में ही तो है। छोटे भैया का रात में फोन आया था, बोल रहे थे बात कराओ अपने दोस्त से। मैंने बोला सो रही है, कल करा देंगे। अब आज शाम में तुम्हें अपने चाइनीज मोबाइल के वॉइस चेंजर का कमाल दिखाना होगा। हाँ अच्छा ठीक है। ये क्या खटखटा रहे हो सुबोध, बंद करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। सुबह सुबह का समय है, तुम भी अपने कोमल कोमल पैर मेरे पैर से न छुपाओ। मैंने एक दिन अमर उजाला के अंतिम पेज पर एक विदेशी शोध में पढ़ा था कि मर्द सुबह सुबह ज्यादा बहकते हैं, ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अच्छा बेटा, बड़का मर्द बन गए हो, तुम भी बहक रहे हो क्या? अरे ये क्या कर रही, मुझे अजीब सिहरन हो रही है, छोड़ो ना। अरे मेरे मेंढक, तुम तो सचमुच आदमी नहीं हो सकते। बताओ, तुम्हारे सामने कोई मादा सेक्स अपील कर रही है और तुम टर टर कर रहे हो। देखो रोली, अब तुम जो भी मानो, पर मेरे अकेलेपन का फायदा ना उठाओ। मेरा ज़मीर अभी रोमांटिक नहीं होगा, समझी? सुबह तुम्हारा हाथ तो बड़ा मुलायम है यार। गजब गजब बात कर रही हूँ आज, कोई रोमांटिक सपना देखी हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अच्छा बताते हैं क्या देखे हैं। जानते हो, तुम और मैं एकदम आमने सामने पास पास खड़े थे। तुम पलके झुकाए थे और मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। तभी तुम अपना होठ मेरे आगे करने लगे, मैंने भी अपने होठों को तुम्हारी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया कि तभी। अरे तो बताओ ना आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, एक बाइक वाला एकदम हम लोगों के बगल से तेजी से निकला और फिर उसके पहिए से कीचड़ उठा और तुम्हारे होठों पर लग गया। मतलब पहिए का कीचड़ मेरे होठों पर? क्या कह रही हो यार, बात मत बनाओ अब। अरे गजब ढाते हो, तुम भी बताओ, अब मैं कीचड़ वाले होठों पर कैसे किस करती? अरे यार, मैं किस करने को कहाँ कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाइक के टायर में अर्जुन का धनुष था क्या, जिसने कीचड़ को निशाना साध कर मेरे होठों पर दे मारा? मतलब पूरा थोबड़ा बच गया पर होठ नहीं। अरे नहीं जी, तुम मेंढक थे ना सपने में और मैं मेंढकी, इसीलिए भीगे तो दोनों लोग थे। पर उस पहिए की सुनामी से कीचड़ तो बस तुम्हारे होठों पर लगा था, वरना पक्का किस कर देती मेरे मेंढक। नहीं चाहिए तुम्हारा किस। कमरे में सेटल होने के पहले ही सुबोध जी ने खुद के लिए कुछ काम किए और कुछ नियम बनाए। इनमें कुछ नियम खुद को नियंत्रित करने के लिए थे और कुछ कूल दिखने के लिए। पहले पहल तो उन्होंने कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्में देखी, जिनमें कुंवारा लड़का और लड़की एक साथ कमरे में रहते हैं, और कुछ प्रेम परक उपन्यास भी मेंशन किए। फिर जाकर निष्कर्ष निकाला जो निम्नलिखित है। सोने की पोजीशन पर ध्यान देना है, टेढ़ा मेढ़ा होकर, पेट के बल लेटकर या कमर को ऊपर करके नहीं सोना। छोटे छोटे छेदों वाले बिना ब्रांड के आसमानी अंडरवियर पर और सफेद बनियानों को फेंक कर जॉकी की रंगीन बनियान व काले रंग का अंडरवियर लाना होगा। क्षमा करें, पुराने वाले भी फेंके नहीं जाएंगे, अंदर रख लिए जाएंगे। हॉस्टल वापस आने के बाद काम होगा। पादने के मामले में सावधानी बरतनी होगी। रोली से दूर जाकर प्रेशर लूज करना होगा, या फिर अगर उठने में आलस आ रहा है तो कैसे भी करके ऑन द स्पॉट दबा देना होगा। अगर कहीं खुजली होती है तो वह भी स्मार्ट तरीके से करनी होगी, आंख बंद करके शून्य में खोकर। एकदम लगातार दनादन हार्वेस्टर नहीं चलाना है। थोड़ी खुजली की और फिर रुक गए, फिर अंतराल पर सभ्यता से करते रहें। अगर रोली के सामने न करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ,
अगर बहुत बेचैनी है तो फिर कहीं कोने में या बाथरूम में जाकर मन भर गुजा लो। पैरों के बीच के गैप को डबल XXL लार्ज फैलाकर नहीं बैठना। भोजन करते समय भी सावधानी बरतनी है। खूब जल्दी जल्दी नहीं खाना, ऐसे नहीं जैसे लगे पहली बार मिला है। एक और जरूरी बात, पशुओं जैसे गिरा गिरा कर नहीं खाना। कमरे पर बिना टी शर्ट के कभी नहीं रहना, क्योंकि थोड़ा सा निकला हुआ पेट सब गड़बड़ कर सकता है। नाश्ते को नाश्ते जैसा करना है, भरपेट नहीं चाप लेना। भोजन को मेज जैसे गटई तक पेल कर नहीं खाना। हर दिन नहाना है और कोशिश यही रहे कि अपना अंडरवियर नहाने के तुरंत बाद अच्छे से साबुन लगाकर धो दिया जाए। सबसे जरूरी बात, किसी भी रोमांटिक सीन के निर्माण में खुद पहल नहीं करनी, और अगर रोली भी पहल करती है तो 2-3 दिन टाल मटोल करना है। रोली को बात बात में टच करने की कोशिश नहीं करनी। दोनों लोगों के बेड अलग अलग होंगे, मतलब कमरे में पड़ी चौकियों के बीच 1 हाथ का गैप होगा। ज्यादा गैप भी नहीं, क्योंकि तब बातें तेज तेज होंगी और पूरा मोहल्ला जान जाएगा। इन सब नियमों को सुबोध ने अपने मोबाइल में मेमो में टाइप करके रख लिया था। याद रखने के लिए बीच बीच में देख लेते कि कहीं कोई नियम भी याद आ जाए तो तुरंत टाइप करके शामिल कर लेते। रोली के साथ मिलकर लंच डिनर ब्रेकफास्ट तैयार करवाते और फिर रोली बहुत प्यार से सब कुछ इन्हीं से परोसवाती। चाहे कोई भी व्यंजन हो, सुबोध जी अच्छा मटेरियल रोली के हाथ से ही ज्यादा देते। जैसे मटर में पनीर, रोटियों में सबसे गोल व सबसे सुंदर रोटी, ब्रेड मटर में ज्यादा बटर वाला ब्रेड, चूड़ा मटर में मटर, और हर बार रोली इनके त्याग को भांप जाती और फिर उस मटेरियल को खुद अपने हाथ से इन्हें खिला देती। इस तरह बिना शादी ब्याह के ही सुबोध जी गृहस्थी का मजा ले रहे थे। तुमने अब तक वहां की कोई सेल्फी नहीं लगाई? रोली के भैया ने कहा। हाँ भाई, लगा नहीं पाई अब तक, क्या बताऊं, एक भी सेल्फी नहीं ले पाई अभी तक। सोनी की एक दादी जी थी, मर गई हैं, बहुत रोना रोहट मचा हुआ है, फालतू इस टाइम आ गए। तो फिर आज ही दूसरा टिकट भेज देता हूँ, वापस आ जाओ, कभी और चली जाना, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लग रहा है। अरे नहीं भैया, क्या कहेगी वो, मैंने उसे कह दिया है कि 1 महीने बाद टिकट है। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है, पर अब कितना दिन है, 18 दिन ही तो बाकी है बस। अभी चली आऊंगी तो सोनी कहेगी कि कठिन समय में भाग गई। दादी को बहुत मानते थे सब, 20,000 पेंशन पाती थी ना। 18 दिन को बस थोड़े दिन कह रही हो? घर की दीवारें भी तुम्हारी दनतनानी गोलियों सी आवाज को मिस कर रही हैं। भैया बस चुटकी में समय निकल जाएगा, अब फोन रखिए, लगता है आप मेरा कभी ना रोने का रिकॉर्ड तोड़वाएंगे। भैया थे क्या? सुबोध ने कहा। हाँ यार, मुझसे अब नहीं रहा जाएगा यहाँ, भैया रो रहे थे। अच्छा ठीक है, फिर जैसा तुम कहो, क्या करना है अब? जानते हो, इन 11-12 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब ग्रेजुएशन में थी तब क्लासेस ज्यादा चलती थी, तो महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में ही रहती थी। शुरू शुरू में घर से ही आने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। चौका घाट से लंका 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर वापस लंका से चौका घाट, कुल मिलाकर 16 किलोमीटर हो जाते। थक जाती। छोटे भैया हर शाम लंका हमसे मिलने आते थे और फिर मैं हर शुक्रवार को उनके साथ शाम में घर चली जाती। तब BHU में हफ्ते में 5 दिन ही क्लास चलती थी। 5 दिन से ज्यादा घर से कभी दूर नहीं रही। कभी कभी कहीं जाती भी थी तो भैया लोगों के साथ जाती। अरे 3 लोगों की ही तो फैमिली है, बस दूर रहना कठिन है यार। पर जाऊंगी नहीं मैं भी, वह काम भी क्या जो आसानी से हो जाए। एक बात और है मेंढक, जो इन 10-12 दिनों में मुझे समझ में आई है। यश टाइगर, बोलो बोलो। आगे तुम मेरी समझ को गलत साबित कर दो तो पता नहीं, पर मुझे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल है। तुम हर बात में एडजस्ट करने को तैयार रहते हो, पर यह भी अच्छा नहीं। थोड़ा मुझ पर रूल भी किया करो, ठीक है? भैया लोगों की बिगाड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं जल्दी सुधर जाऊंगी। मैं यहाँ आने से पहले सोचती थी कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, बाकी शादी किसी और से करेंगे। पर दूसरा कैसा होगा ये मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। अब सबके साथ रहकर चेक तो नहीं कर सकती। जानती हो रोली, लाइफ पार्टनर कोई दूसरे यहाँ के लोग नहीं बनते, वे हमारे आसपास के ही होते हैं। बस इनाम के कूपन वाली बात है। जब तक सिल्वर कोटेड कोट को स्क्रैच करके देखा नहीं, तब तक मन में रहता है कि अंदर न जाने क्या लिखा होगा। अब अगर कूपन बेचने वाला बेचारा टूटी साइकिल से आकर दुकान खोलता है तो अंदर मोटरसाइकिल तो नहीं निकलेगी। अगर खुद का दिल चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि गुरु
तुम घोड़े वाले राजकुमार नहीं हो, तुम गधे वाले सैनिक हो, तो फिर चांद के पार से परी थोड़ी न उतरेगी। हाँ, पर अगर तुम मेरे ऊपर रहम दिखाती हो तो मुझे यही लगेगा कि मेरे लिए आसमान से परी उतर कर आई है। अरे वाह, अब मैं परी बनूंगी, तब तो मेरे सुंदर सुंदर पंख भीगेंगे। मेरे मेंढक, मुझे जमीन पर रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे पंख लगाकर मुझे अपने से दूर उड़ा ले जाओ। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों को जानने लगते हैं तो समझ में आता है कि सामने वाला ये जो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है ना, वे कुछ भी नहीं है। ये न रहे तो भी जिंदगी नीरस हो जाएगी। प्यार, जानती हो, दुनिया की वो सच्चाई है इसे कहीं न कहीं कभी न कभी सब स्वीकार करते हैं। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे पंख नहीं उगेंगे टाइगर, तुम्हारे तो नुकीले दांत जमेंगे और एक प्यारी सी पूंछ उगेगी। अच्छा मेरे मेढक, बहुत टर कर रहे हो, मुझे टाइगर नहीं बनना, अब मुझे भी तुम्हारे जैसे ही मेंढकी बन के तुम्हें प्यार करना है। सोचो, पानी में हमारा रोमांस होगा, कितना मजा आएगा। अरे वाह, चुप रहो एकदम, तुमको नहीं मालूम प्यार करते समय बात नहीं करते। सुबोध जी रोली की तरफ से की गई पहल से बहुत खुश थे, पर वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। हालांकि उनके एक बिना गर्लफ्रेंड के अनुभवी बनने वाले लंगोटिया यार ने बताया था कि अगर किसी लड़की से फिजिकल होने में सफल हो जाते हो तो उसके बाद पीछे पीछे भागने की जिम्मेदारी उसकी होगी। पर सुबोध जी को इसी बात का डर लग रहा था कि अगर वे अभी आगे कदम बढ़ा देते हैं तो बार बार फिजिकल होंगे और फिर कहीं किसी दिन मन भर गया, उबन हो गई तो क्या होगा। एक और बात संतोष नहीं दे रही थी कि अगर फिजिकल होने के बाद रोली उनके पीछे पीछे भागेगी तो कितना उल्टा पुल्टा लगेगा। सुबोध जी सोचने लगे कि हमने तो उस रोली से प्यार किया जो मुझे अपने पीछे भगाती है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहने दो। उन्होंने अपने नियमों की लिस्ट में एक और बात जोड़ी कि रोली कितनी भी पहल करे, फिजिकल नहीं होना है, और मोबाइल के मेमो में पूरे विस्तार से लिखकर नए पासवर्ड से लॉक कर दिया। तुम पूजा नहीं करते हो क्या? एक भी भगवान जी का फोटो या मूर्ति नहीं है तुम्हारे पास? अरे मैं लाया हूँ, एक हनुमान चालीसा की किताब है मेरे पास, पर बीएड में आने के बाद मैं उसे एक बार भी नहीं देख पाया। उस किताब में एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो भी है, प्लेइंग कार्ड साइज वाला। अच्छा, हनुमान जी के भक्त हो, सही है गुरु। लगता है आपके ब्रह्मचर्य के मजबूत फाटक का बरियार ताला हनुमान चालीसा ही है। हाँ, जय हनुमान जी। वैसे तुम किसकी पूजा करती हो या फिर नहीं करती हो? मैं, गणेश जी मेरे फेवरेट हैं, जानते हो, 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियां रखी हैं मैंने उनकी, दोनों को बराबर प्यार देती हूँ। बहुत कूल लगते हैं यार मुझे, देखते नहीं, हर शादी के कार्ड के ऊपर सबसे रहते हैं, खुशी के मिलन के उत्सव के देवता हैं वो। मुझे तो बचपन से इतने अच्छे लगते थे कि जब भी घर में शादी का कोई कार्ड आता था तो मैं उसमें से उनका फोटो निकाल लेती। मालूम तुम्हें, एक बार बड़े भैया मेरी इस आदत के कारण बहुत परेशान हुए थे। कानपुर से एक शादी का कार्ड आया था और उन्हें वहां जाना था। वो जगह तो नहीं देखे, पर जाते समय कार्ड बैग में रख लिए कि वहां कार्ड पर लिखा पता पहुंच जाएंगे। पर इधर तो मैंने उसमें से गणेश जी का फोटो निकालने के चक्कर में वहां का पता भी निकाल दिया, जो ठीक फोटो के बैग वाले साइड में था। भैया को बिना बारात किए रेलवे स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। बहुत पहले की बात है ना, मैं बहुत छोटी थी उस समय, फोन तो इक्का दुक्का ही दिखते थे, और फिर दूर के रिश्तेदारों का नंबर किसको याद रहता था। भैया गुस्साए नहीं, अरे बड़े भैया तो बहुत डांटे, पर करते भी क्या, सबसे छोटी जो ठहरी। हाँ, छोटे भैया ने बहुत प्यार से समझाया, बोले कि बेटा किसी की शादी का कार्ड नहीं फाड़ते, उसके लिए बुरा होता है। अच्छा, अब तो नहीं काटती ना गणेश जी का फोटो? नहीं, अब नहीं काटती, पर अगर कहीं चिपकाया गया है, ऊपर कार्ड पर इनबिल्ट नहीं है तो काश लेती हूँ। अच्छा, गणेश जी की दोनों मूर्तियों को बराबर प्यार वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। रियल लाइफ में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और ठीक उसी के मन जैसा, दिल जैसा, उसके जितना ही प्यार देने वाला आ जाए तो क्या उससे भी प्यार हो जाएगा? मेरे बाल तेजी से बढ़ रहे हैं ना? रोली ने प्रश्न को टाला। अगर उतना ही प्यार करने वाला है तो पुराना संबंध क्या तोड़ना? मुझे तो उससे कतई प्यार नहीं होगा। अरे कक्षा 8 के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का वह दुकानदार वाला प्रश्न याद है ना? इसमें वह 1000 रुपए का सामान लेकर 1000 रुपए में ही बेचता है। तब कैसे पूरी क्लास न लाभ होगा न हानि होगी बताकर खड़ी हो गई थी। तब जाकर सर जी बताए थे कि उसे हानि होगी,
क्योंकि जब इस दौरान उसका आने जाने का सामान बेचने का प्रबंध का खर्च भी तो लगेगा। अच्छा, बराबरी तक तो ठीक है, पर अगर सच में कोई मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला आ जाए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? ये कैसा प्रश्न है? ये बताओ, तुम्हें मालूम है क्या कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अब मैं जितना भी करती हूँ तुमसे ही करती हूँ। अब तुम्हारे पास कोई तराजू हो तो बता दो मुझे कि मेरा लव कै किलो का है। हाँ, तो अब जब तराजू मेरे पास ही है तो मेरे मापने में तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर सकता नहीं। क्या नाश्ता बनेगा इस टाइम? आज तो मुझे एक ही चीज खिलाओ, मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लगातार खाऊंगा। 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। बेशक रोली और सुबोध जी का शारीरिक मिलन नहीं हुआ था, पर मन, आत्मा, दिल व आगे पीछे के जीवन की बातें सबकी पलटी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के दिल की सुनी, एक दूसरे के सपने जाने व साथ रहने के सपने भी देखे। फिर उन पर एक झीना पर्दा भी डाल दिया। वो दिन आ ही गया जब ज्योति प्रकाश अपने सामान के साथ आ गए और अष्टावक्र भी बस कुछ ही पलों में आने वाले थे। आज फ्लैट छोड़कर रोली को मुगल सराय स्टेशन से वापसी की गाड़ी पकड़नी थी, क्योंकि उसके भैया ने कहा था कि बाबू तुम खुद नीचे मत उतरना, गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज कैंट ही है, मैं खुद सीट पर रिसीव कर लूंगा। सुबोध जी, अष्टावक्र और ज्योति प्रकाश को तो हॉस्टल जाना था, क्योंकि तीसरा सेमेस्टर शुरू हो गया था। रोली ने सारा सामान पैक कर लिया था, कुछ छोड़ना तो था नहीं, सब लेके जाना था। छूट गया तो सिर्फ एक साथ रहने का एहसास, जो न जाने अब वापस मिलेगा कि नहीं। सुबोध जी और रोली को दुख तो बहुत था, पर तसल्ली इसी बात की थी कि 1 हफ्ते बाद ही दोनों की टीचिंग की इंटर्नशिप होने वाली थी, वो भी एक ही जगह, रणवीर संस्कृत विद्यालय में। अष्टावक्र भी कैंट स्टेशन से ऑटो पकड़ ही रहे थे। उन्होंने सुबोध जी को फोन करके बताया कि जिस ऑटो से वे लंका आ रहे हैं उसी को वापस कमरे से हॉस्टल सामान पहुंचाने के लिए बुक कर लिया। अष्टावक्र ऑटो लेकर आ रहा है ज्योति? और क्या प्लान है सुबोध जी? पूरा छुट्टी तो हम लोग यहीं काटती है और अब तो 1 हफ्ते में टीचिंग भी चालू हो रही है, उसमें तो 1 दिन की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। हम सोचते हैं परसों 3-4 दिनों के लिए घर निकल जाए। ज्योति प्रकाश ने कहा, मैं तो कल ही जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, बस हॉस्टल में आज ही रूम अलॉटमेंट हो जाए तो काम बन जाए। वाह गुरु, तुम तो बहुत तेज निकले। घबराओ मत, आज हो जाएगा अलॉटमेंट, और अगर नहीं भी होगा तो हम लोग है ना, तुम्हारा भी करा देंगे। रहना तो हम लोगों को एक ही रूम में है। तुम अब अगर सोच लिए हो तो कल निकल ही जाओ। आंटी, कुछ घोटाला तो नहीं हुआ ना? अष्टावक्र ने आंटी से पूछा। अरे आजकल के लड़कों को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? जिस दिन तुम सामान रखवा कर चले गए उसी दिन एक गोरी गोरी लड़की आई थी और अगले दिन सुबह ही चली गई। बीच बीच में भी आती रहती थी, देखो आज भी आई है, अभी तक नीचे नहीं उतरी। छोड़ो, जब लड़कियों को अपनी फिक्र नहीं है तो हमें क्या। लड़की का नाम तो बोलते हुए सुना होगा ना आपने? अष्टावक्र ने कहा। ज्योति नाम है उसका। अच्छा आंटी, अभी खबर लेता हूँ मैं उनकी। सब हाथों में सामान लिए उतर रहे थे। आज तीसरा लड़का भी नीचे उतरा। उसने हाथों में मग बाल्टी जैसी हल्की चीजें पकड़ी थी। आंटी जी अपने कमरे से ही ज्योति नामक गोरी लड़की को खोज रही थी। ऊपर जाने के बाद अष्टावक्र ने आंटी जी से हुए संवाद के विश्लेषण सहित व्याख्या की थी। ज्योति प्रकाश अब जब सीढ़ियों से नीचे उतरे तो दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग लटकाए, ऊपर बिना बनियान पहने ही उतरे और आंटी जी की सारी जासूसी वाली मेहनत को फेल कर दिया। तीसरे लड़के ने एक हाथ में बाल्टी पकड़े हुए दूसरे हाथ से वही सीढ़ियों से उतरते हुए ही सामने पड़ने वाले फ्रिज के ऊपर रखे एक सेब को उठा लिया। तभी लड़के की नजर इस हरकत को अपने बड़ी बड़ी आंखों से क्लिक करती आंटी पर पड़ गई और उसने सेब वापस रखने के लिए हाथ बढ़ाया कि आंटी जी ने अपने रूम से हंसते हुए कहा, ले लो, कोई बात नहीं, खाने के लिए ही तो है, और है फ्रिज में, दूं क्या? जवाब में लड़के ने केवल बड़ी सी मुस्कान फेंकी और उस मुस्कान से होठों का एंगल बदल गया। लड़के के चेहरे से कुछ नीचे गिरा, फिर वह तेजी से उस चीज को बिना उठाए बाहर चला गया। आंटी जी के हृदय में कमरा छोड़ते किराएदारों के लिए ओवरवेटेड अपनापन, करोड़ी वात्सल्य व प्यार उमड़ रहा था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की और अपने कमरे से निकलकर उस गिरे हुए सामान को देने के लिए उठाया। एक बार उस सामान को देखा और एक बार सबके बाहर निकल जाने के बाद बंद होते गेट को देखा। उन्हें अपनी सारी पढ़ाई लिखाई फेल नजर आने लगी।
उन्होंने अपने हाथ में पकड़े मूछ के आकार में बालों के गुच्छे को गुस्से में फेंक दिया और उसके साथ ही उनका अपनापन, प्यार, वात्सल्य सब झड़ गया। दिल में बस यही फीलिंग आई कि मकान मालिक को किराएदारों से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए।